नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। संसद का विशेष सत्र 16, 17 और 18 तारीख को आयोजित होने जा रहा है और यह 3 दिन का सत्र भारतीय राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। इस सत्र को लेकर जिस तरह की तैयारियां चल रही है उससे साफ है कि यह केवल एक सामान्य संसदीय बैठक नहीं बल्कि कई बड़े फैसलों का मंच बनने वाला है। एक ऐसी ऐतिहासिक घटना के रूप में उभर रहा है जिसने विपक्ष के समीकरणों को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स को लिखे गए एक पत्र ने न केवल राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है बल्कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन में एक गहरी दरार भी पैदा कर दी है। जब देश में चुनावी माहौल चरम पर है, तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान होना है, पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल की तारीखें नजदीक है। ऐसे समय में संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र बुलाना केंद्र सरकार की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इस पूरे घटनाक्रम में नरेंद्र मोदी की सक्रिय भूमिका भी सामने आई है, जिन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं को पत्र लिखकर इस सत्र को लेकर संवाद स्थापित करने की कोशिश की है। शुरुआत में इस सत्र से पहले सभी दलों के बीच संवाद बनाने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी। अमित शाह ने पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत की ताकि एक सहमति का माहौल तैयार किया जा सके, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष के भीतर एक राय बनती नजर नहीं आई। खासकर कांग्रेस इस पूरे मामले में अलग थलग पड़ती दिख रही है। राहुल गांधी का ईगो अभी भी हाई है, वो कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो रणनीति बनाई गई है उसमें कांग्रेस अलग थलग पड़ गई। अमित शाह द्वारा सर्वदलीय बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे विपक्ष के नेताओं को पत्र लिखकर संवाद की पहल की। इस पत्र ने क्षेत्रीय दलों को एक धर्म संकट में डाल दिया है, जहां एक ओर कांग्रेस और राहुल गांधी संविधान बचाओ का नारा बुलंद कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने संविधान संशोधन विधेयक की एक ऐसी रूपरेखा पेश की है जिसका विरोध करना क्षेत्रीय दलों के लिए अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। कांग्रेस पार्टी, जो खुद को विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा मानती है, इस बार रणनीतिक रूप से कमजोर स्थिति में दिखाई दे रही है। पार्टी के भीतर भी मतभेद उभर कर सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि 13 से ज्यादा वरिष्ठ नेता पार्टी लाइन से अलग सोच रहे हैं और राहुल गांधी की रणनीति से पूरी तरह सहमत नहीं है। इससे यह संकेत मिलता है कि कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस विशेष सत्र का सबसे बड़ा एजेंडा 3 महत्वपूर्ण विधेयकों से जुड़ा हुआ है। पहला है महिला आरक्षण विधेयक, जो लंबे समय से चर्चा में रहा है और जिसके जरिए संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने की बात की जा रही है। दूसरा मुद्दा है सांसदों की संख्या में लगभग 50% की वृद्धि और तीसरा है परिसीमन, जिसके तहत निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। यही तीनों मुद्दे विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण बना हुआ है। खासकर परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत के राज्यों में असंतोष है। उनका तर्क है कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन नई व्यवस्था में उत्तर भारत के राज्यों को अधिक सीटें मिलेगी, जिससे उनका राजनीतिक प्रभाव कम हो सकता है। उदाहरण के तौर पे उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें 80 से बढ़कर 120 हो सकती है, जबकि बिहार की सीटें 40 से बढ़कर 60 हो सकती है। वहीं दक्षिण भारत के राज्यों की अपेक्षाकृत कम बढ़ोतरी मिलेगी। इस असंतुलन को लेकर कई क्षेत्रीय दल सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इसी मुद्दे पे कई क्षेत्रीय दलों का नजरिया अलग है। उन्हें लगता है कि सीटों की संख्या बढ़ने से उनके लिए भी राजनीतिक अवसर बढ़ेंगे। उदाहरण के तौर पे अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं को यह एहसास हो गया है कि यदि उनके राज्यों में सीटें बढ़ती है तो उनके लिए केंद्र की राजनीति में नेगोशिएशन पावर यानी कि सौदेबाजी की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। यही कारण है कि अखिलेश यादव की पार्टी, जिसके पास लोकसभा में 37 सांसद है, कांग्रेस के रुख से अलग हटकर इस बिल का समर्थन करने की दिशा में झुक रही है। इस बदलाव को अपने लिए फायदेमंद मान रही है। इसी तरह बिहार में तेजस्वी यादव की संभावनाएं भी बढ़ सकती है। महाराष्ट्र में क्षेत्रीय दल जैसे कि एनसीपी और उद्धव ठाकरे गुट भी इस बदलाव को अवसर के रूप में देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश और ओडिशा की पार्टियां भी इस मुद्दे पर खुलकर विरोध में नहीं है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखे गए एक पत्र ने पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल दिया। इस पत्र के जरिए उन्होंने विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर से संवाद स्थापित किया और उन्हें इस विधेयक के व्यापक प्रभाव के बारे में समझाने की कोशिश की। इसका असर यह हुआ कि विपक्ष की 7 से ज्यादा पार्टियां, जिनके पास 60 से अधिक सांसद है, अचानक समर्थन के संकेत देने लगी।
अब विपक्ष के सामने एक बड़ी रणनीतिक दुविधा खड़ी हो गई है। एक तरफ महिला आरक्षण विधेयक है जिसका विरोध करना राजनीतिक रूप से जोखिम भरा हो सकता है। दूसरी तरफ परिसीमन और सीटों की बढ़ोतरी का मुद्दा है जिस पर उनके गंभीर सवाल है। ऐसे में कई दल समर्थन के साथ असहमति की रणनीति अपना रहे हैं। ममता बनर्जी जैसी नेता इस स्थिति में फंसी हुई नजर आ रही है। वे न तो खुल के समर्थन कर पा रही हैं और न ही पूरी तरह विरोध। उनके सामने यह चुनौती है कि यदि वे महिला आरक्षण का विरोध करती हैं तो इसका राजनीतिक नुकसान हो सकता है, और यदि समर्थन करती हैं तो परिसीमन के मुद्दे पर उनकी स्थिति कमजोर पड़ सकती है। लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं के जरिए उन्होंने महिला वोट बैंक को साधा है, लेकिन अब जब केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल ला रही है तो ममता बनर्जी विरोध करे तो महिला विरोधी कहलाएंगी और समर्थन करे तो बीजेपी के नैरेटिव को मजबूत मिलेगी। चुनाव की तारीखों के इतने करीब इस सत्र का होना ममता को राजनीतिक रूप से पंगु बना रहा है। इसके अलावा संसद में इस विधेयक को पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ है। ऐसे में हर एक वोट की अहमियत बढ़ जाती है। भाजपा ने इसी गणित को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बनाई और क्षेत्रीय दलों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की। इस पूरे घटनाक्रम का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह बदलाव केवल वर्तमान चुनावों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले कई चुनावों की दिशा तय करेगा। यदि परिसीमन और सीटों की बढ़ोतरी लागू होती है तो 2029 और उसके बाद के चुनाव में राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। विपक्ष के भीतर खलबली का एक बड़ा कारण डिलिमिटेशन के जरिए होने वाला डेमोग्राफिक बदलाव है। ओवैसी की AIM-IM बदरुद्दीन अजमल की पार्टी और मुस्लिम लीग जैसी पार्टियों का आधार उन सीटों पे होता है जहां मुस्लिम आबादी 50% से अधिक है। डिलिमिटेशन के बाद लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण होगा। यदि किसी विशेष क्षेत्र में मुस्लिम आबादी 50% है तो परिसीमन के बाद उसे 2 अलग-अलग क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, जिससे दोनों तरफ उनकी आबादी घटकर 20 से 25% रह जाएगी। ओवैसी जैसे नेता इसलिए जीतते हैं क्योंकि एक मुश्त मुस्लिम वोट उन्हें मिलता है, जबकि हिंदू वोट विभाजित हो जाता है। अगर आबादी का यह घनत्व तो टूट गया तो मुस्लिम सेंट्रिक राजनीति करने वाले नेताओं का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। यही कारण है कि ये दल इस बिल को लेकर सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के नेताओं को लगता है कि भविष्य में अगर कांग्रेस कमजोर होती है तो 800 प्लस सांसदों वाली नई संसद में वे प्रधानमंत्री पद के बड़े दावेदार बन सकते हैं। अखिलेश यादव को लगता है कि 120 सीटों वाली उत्तर प्रदेश में यदि वह 80 से 90 सीटें जीत लेते हैं तो केंद्र की चाबी उनके पास होगी। यही स्थिति तेजस्वी यादव और उद्धव ठाकरे की है। वे देख रहे हैं कि सीटों की संख्या 48 से बढ़कर 72 होने पर उनके लिए संभावनाएं बढ़ेगी। इसीलिए दक्षिण भारत के राज्यों के विरोध के बावजूद ये नेता मोदी के इस फुल टॉस पे छक्का मारने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2029 और उसके बाद के 3-4 चुनाव के लिए एक ऐसा मजबूत आधार तैयार कर दिया है जहां सेक्युलरिज्म का पुराना राग अब काम नहीं आएगा। अभी तक की राजनीति मुस्लिम केंद्रित थी, जहां बहुसंख्यक हिंदू वोट बैंक बटा हुआ था और एक मुश्त अल्पसंख्यक वोट सरकारें बनाती थी। लेकिन डिलिमिटेशन और सीटों की वृद्धि के बाद पूरी राजनीति हिंदू केंद्रित हो जाएगी। अब सभी दलों को, चाहे वे खुद को सेक्युलर कहें या कुछ और, हिंदुओं की राजनीति करनी ही पड़ेगी। यह एक ऐसा संरचनात्मक बदलाव है जो भारतीय राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। यह कदम भारतीय राजनीति को रीसेट करने जैसा हो सकता है, जहां पुराने समीकरण खत्म होकर नए समीकरण बनाएंगे। इससे क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ सकती है, लेकिन साथ ही राष्ट्रीय दलों के लिए भी नए अवसर खुलेंगे। संसद का यह विशेष सत्र केवल 3 दिन की कार्रवाई नहीं, बल्कि यह भविष्य की सत्ता का ब्लूप्रिंट है। प्रधानमंत्री मोदी ने रिटायर होने से पहले एक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है जिसमें विपक्ष चाहकर भी पुरानी लीग पे नहीं चल पाएगा। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की बेचैनी और मीटिंग्स का यह दौर यह साबित कर रहा है कि विपक्ष इस जाल में पूरी तरह फंस चुका है। मोदी के एक पत्र ने एक केवल 7 बड़ी पार्टियों का समर्थन हासिल कर लिया है, बल्कि राहुल गांधी के चेहरे पर एक राजनीतिक तमाचा भी जड़ दिया है। 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद के भीतर जो होगा वो भारत के राजनीतिक इतिहास को नए सिरे से परिभाषित करेगा। अंततः यह विशेष सत्र केवल विधायी प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह भारत की लोकतांत्रिक संरचना में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है। इसमें लिए गए फैसले आने वाले दशकों तक राजनीति की दिशा तय करेगा।
ऐसे में सभी की नजरें अब इस 3 दिवसीय सत्र पर टिकी हुई है, जहां यह तय होगा कि देश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।